दोस्तों आज है 10 डेज चैलेंज की लास्ट डे और आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने एक हॉरर नोवेल की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे पहले मैंने अपकमिंग सीरीज द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर के नॉवल वाली स्टोरी आप सभी को बताई थी, लेकिन ये वीडियो उस वीडियो से काफ़ी अलग होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज मैं जिस नोवेल की स्टोरी आपको सुनाऊँगा उसका नाम है हिल हाउस और इस नोवेल को रिचर्ड मैथेसन ने 1971 में लिखा था। इस नोवेल पे बेस्ड एक फिल्म भी आ चुकी है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ हिल हाउस और वो फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि वीडियो में डिफरेंट क्या है। दोस्तों ये वीडियो एक पॉडकास्ट होने वाली है जहां आपको स्क्रीन पे एक सिंगल इमेज दिखेगी और आप बस मेरी द्वारा बताई जा रही कहानी को सुनेंगे। मैं इस वीडियो के ऑडियो फाइल की लिंक ठीक 3 दिन बाद अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे रिलीज़ कर दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं और फिर आप उसे ऑफलाइन जब भी मर्जी हो सुन सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक ओल्ड डेज जब हमारी दादी माँ हमें कहानियाँ सुनाया करती थी और हम उन कहानियों को सुनकर अपनी इमेजिनेशन बनाते थे। सो ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है एंड आई वांट टू सी कि आपको ये पसंद आती है या नहीं। एंड बाय द वे मैंने हिल हाउस की सिर्फ नॉवल पढ़ी है और फिल्म नहीं देख रखा है क्योंकि मैं आपको एकदम रॉ स्टोरी बताना चाहता था। 3 दिन बाद ऑडियो फाइल्स लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सिट बैक, रिलैक्स, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू द स्टोरी ऑफ हिल हाउस। तो दोस्तों ये कहानी 1970s में तब शुरू होती है जब एक ड्यूश नामक बूढ़ा इंसान हमारी ज़िंदगी के अस्तित्व और मृत्यु के पश्चात होने वाली चीज़ों के बारे में सोच रहा था। ड्यूश काफ़ी ओल्ड था और उसके पास ढेर सारा पैसा था, इसीलिए वो 3 लोगों को खोजकर उन्हें अपने सवालों का जवाब ढूंढने को बोलता है। इन तीनों को एक हफ्ते में सर्वाइवल और आफ्टर लाइफ के बारे में पता लगाना था और ऐसा करने के लिए इन्हें द मोस्ट इनफेमस हिल हाउस जाना पड़ेगा। ड्यूस के इस काम को करने के लिए इन तीनों के पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त था, जिसके बाद ड्यूस इन सब को $100,000 देगा। तो इन 3 लोगों में पहले इंसान का नाम था डॉक्टर लायोनेल बैरेट और वो एक पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। बैरेट को भूत वगैरह में कोई भरोसा नहीं था और उनके हिसाब से हर एक चीज़ साइंस की मदद से एक्सप्लेन की जा सकती है। बैरेट एक पैर से अपाहिज थे क्योंकि उन्हें पोलियो हुआ था और वो पूरी दुनिया को ये प्रूव करना चाहते थे कि भूत या फिर डीमंस वगैरह नहीं होते हैं। दूसरे इंसान का नाम था फ्लोरेंस टैनर और फ्लोरेंस अपने यंग एज में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी। फिलहाल वो एक प्रीस्ट थी और वो स्पिरिचुअलिस्ट होने के साथ साथ एक मेंटल मीडियम भी थी। तीसरे इंसान का नाम बेंजामिन फिशर था और फिशर एकमात्र ऐसा बंदा था जो कि 30 साल पहले 1940 में इस हिल हाउस के अंदर जाकर जिंदा वापस आया था। 1940 में फिशर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल मीडियम हुआ करता था, लेकिन हिल हाउस के इंसिडेंट्स के बाद वो खुद की पावर्स को यूज़ करना बंद कर चुका था। तो दोस्तों ये तीनों ड्यूस के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए हिल हाउस में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ ड्यूस के बेटे को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए वो डॉक्टर बैरेट को धमकाता है कि वो इन तीनों को अपने पिता के पैसे नहीं देगा, लेकिन डॉक्टर बैरेट उसे इग्नोर करते हैं। तो फाइनली वो दिन आ चुका था जब इन्हें हिल हाउस जाना था और यहाँ डॉक्टर बैरेट के साथ उनकी पत्नी एडिथ भी आती है। यानी अब टोटल 4 लोग हो गए थे और जर्नी के दौरान एडिथ पूछती है कि उस घर का नाम हिल हाउस क्यों पड़ा। इस पर फिशर एडिथ को बताता है कि वो घर एमरिक बेलास्को नामक इंसान का था जिसने इस जगह को एक प्राइवेट हिल जैसा बना रखा था। ये घर एक बहुत ही सुनसान इलाके में स्थित है और यहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो फाइनली ये 4 लोग हिल हाउस पहुँच जाते हैं और इस घर के बाहर इन्हें एक काइंड ऑफ वाटर पूल दिखता है। अब जैसे ही ये लोग घर के अंदर जाते हैं, फ्लोरेंस बोलती है कि इस घर को इन लोगों के अराइवल का पता चल चुका है। अब ऑब्वियसली डॉक्टर बैरेट को ये कमेंट पसंद नहीं आती है बिकॉज ही वॉज ए मैन ऑफ साइंस, लेकिन वो इस बात पे चुप रह जाते हैं। हिल हाउस के कमरे काफ़ी बड़े थे और इस घर के दरवाजे भी बहुत ऊंचे थे। हिल हाउस में एक चैपल भी था, लेकिन यहाँ गॉड को इंसल्ट करने के लिए इंसानों की नंगी तस्वीरें लगी हुई थी। तो जब ये 4 लोग इस घर को एक्सप्लोर कर रहे थे तो अचानक एक फोनोग्राफ अपने आप ही बज उठता है और इस फोनोग्राफ से हिल हाउस के ओनर बेलास्को की आवाज़ आती है। इस ऑडियो में एक मैसेज थी जो कि कुछ ऐसी थी: आप सभी का मेरे घर में स्वागत है।
यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है और आप जैसे चाहे वैसे इस घर में रह सकते हैं। और हाँ, आप जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वो आपको इसी घर में मिलेगी। Until we meet again। अब दोस्तों, इस मैसेज को सुनकर सभी लोग एकदम डर गए थे, लेकिन डॉक्टर बैरेट का कहना था कि ये एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज है जो कि बेलास्को अपने हाउस के सभी विजिटर्स के लिए प्ले करता होगा। यह फोनोग्राफ खराब है जिस वजह से वो अपने आप ही ऑन हो गई होगी और किसी को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पे फिशर कहता है कि बेलास्को ये ऑडियो प्ले करके अपने गेस्ट्स को छुप कर देखता था एंड दिस मेक्स हिम वंडर कि क्या बेलास्को अब भी इन चारों को देख रहा है। तो इसके बाद ये चारों लोग सेटल होते हैं और रात के वक्त फिशर हेल हाउस और उसके ओनर बेलास्को की कहानी बताना शुरू करता है। दोस्तों, एमेरिक बेलास्को अपनी मां नोएल बेलास्को और सैंडलर का नाजायज़ औलाद था और चूंकि उसे बचपन में सभी लोग नाजायज़ बोलकर छेड़ते थे, उसने अपनी मां के सरनेम को ही अपने नाम में जोड़ा। बचपन में बेलास्को ने एक बार एक बिल्ली को सिर्फ इसीलिए मार डाला क्योंकि उसे ये देखना था कि क्या सचमुच बिल्लियों के पास 9 जीवन होते हैं। मरने के बाद जब ये बिल्ली जिंदा नहीं हुई तो बेलास्को ने इस बिल्ली के शरीर को कई टुकड़ों में काट डाला। बेलास्को की माँ उसे ईविल एमेरिक बोलती थी क्योंकि बेलास्को अपनी बहन को भी बहुत मारता था। जब बेलास्को की उम्र 10.5 साल थी तो वो एक प्राइवेट स्कूल में गया जहाँ एक टीचर उसे कई सालों तक सेक्सुअली अब्यूज़ करते रहे। लेकिन जब बेलास्को बड़ा हो गया तो वो इस टीचर को अपने इस हेल हाउस पे बुलाकर इतना टॉर्चर किया कि ये टीचर 7 दिन बाद अपने घर वापस जाकर खुद को फांसी लगा लिए। बेलास्को को लोग रोअरिंग जायंट कहते थे क्योंकि वो 6 फीट 5 इंच लंबा था और उसे हर एक क्षेत्र में काफ़ी जानकारी थी, लाइक एथिक्स, रिलीजन, लॉजिक, फिलॉसफी इत्यादि। बेलास्को के पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे और वहीं से बेलास्को को ढेर सारी संपत्ति मिली। लोगों का मानना है कि बेलास्को का शायद एक बेटा भी था, लेकिन इस बात की कोई ठोस सबूत नहीं है। तो इनिशियल डेज़ में बेलास्को कई लोगों को इस घर में वीकेंड पे इनवाइट करता था और वो बड़ी बड़ी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करता था। लोग यहाँ पार्टी करते थे, गेम्स खेलते थे और उन्हें यहाँ हर तरह की आज़ादी थी। बेलास्को अपने घर के ओपन हॉल में कई लोगों को एक साथ नेकेड इकट्ठा करता था, जहाँ ये लोग खाते थे, पीते थे और कोई किसी के भी साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता था। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस वॉज अप्लाइड टू एवरीथिंग। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी क्योंकि इस घर के लोग कुछ करना ही नहीं चाहते थे और वो लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक होने लगे। लोग एक दूसरे को जान से मारने लगे और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि हेल हाउस बहुत ही आइसोलेटेड जगह पे थी। बेलास्को खुद लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता था और फिर वो उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देता था। घर के अंदर कोई नौकर नहीं बचे, लॉन्ड्री सर्विस फेल हो गई और खाने को कुछ भी नहीं बचा, जिस वजह से लोग एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर दिए। घर के कुछ लोगों को निमोनिया हुआ जिस वजह से 13 लोग मारे गए और इस घर के अंदर वो सारी बेकार चीज़ें हो रही थी जिसे शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। इट लिटरली वॉज अ हेल हाउस। 1929 में जब इस घर के सभी गेस्ट्स गायब हो गए तो इन गेस्ट्स के रिलेटिव्स इस घर को चेक करने आए, जहां उन्हें 27 लोगों की लाशें मिली। इन लाशों में बेलास्को की लाश नहीं थी। इस इंसिडेंट के बाद हेल हाउस में कई रिसर्चर्स आए और उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। 1940 में फिशर एक फिजिसिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट के साथ यहाँ आया था और वो सभी लोग भी मारे गए। फिशर किसी तरह हेल हाउस से बच निकला था और आज 30 साल बाद 1970 में वो वापस इस घर के अंदर आया है। इन बातों को सुनकर सभी लोग एकदम चुप हो गए थे और फ्लोरेंस का मानना था कि इस घर में कई लोगों की इविल स्पिरिट मौजूद है, इसीलिए वो सियोन से प्रक्रिया करने की गुजारिश करती है और सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो सियोन से करते वक्त फ्लोरेंस किसी रेड क्लाउड के स्पिरिट से कांटेक्ट कर पाती है जो कि पहेलियों में बातें कर रहा था। फ्लोरेंस रेड क्लाउड के स्पिरिट के लिए एक फिजिकल मीडियम बन चुकी थी और वो अजीब से आवाज़ में सभी को इस घर से भाग जाने को बोलती है। फ्लोरेंस को इस हाल में देखकर सभी लोग एकदम कंफ्यूज थे और अचानक वो अपने होश में आती है। फ्लोरेंस का कहना था कि भगवान चाहते हैं कि वो इन स्पिरिट्स के लिए फिजिकल मीडियम बने, लेकिन फिशर वार्न करता है कि हेल हाउस में भगवान की ज़्यादा चलती नहीं है। फिशर की ना सुनते हुए फ्लोरेंस बार बार स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान वो एक एंटिटी से कांटेक्ट कर पाती है जो कि फ्लोरेंस से बातें कर रहा था। ये एंटिटी धीरे धीरे फ्लोरेंस से क्लोज होता जा रहा था और फ्लोरेंस का मानना था कि ये एंटिटी बेलास्को का बेटा है।
तो अगली रात ये लोग फिर से साथ बैठते हैं, जहां फ्लोरेंस वापस से स्पिरिट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया के दौरान फ्लोरेंस का चेहरा एक जवान आदमी के चेहरे में तब्दील हो जाता है। एवरीवन वाज शॉक, लेकिन डॉक्टर बैरेट का कहना था कि ह्यूमन ब्रेन इतनी पावरफुल है कि एक इंसान अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है और इसीलिए फ्लोरेंस अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ऐसा कर रही है। तो नेक्स्ट रात डिनर टेबल पे वापस सुपरनैचुरल वर्सेस साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स होती है और इन आर्ग्यूमेंट्स के बीच टेबल पे एक पॉल्टरजाइज्ड अटैक होता है। डॉक्टर बैरेट बोलते हैं कि फ्लोरेंस ये सब अपने माइंड के पावर से कर रही है, जबकि फ्लोरेंस एकदम कंफ्यूज स्टेट में थी कि आखिर ये सब ऐसा कैसे हो रहा है। इसके अलावा फ्लोरेंस के शरीर पे किसी इंसान के काटने के मार्क्स आ गए थे और बैरेट इसे भी फ्लोरेंस की ही करतूत मान रहे थे। तो उस रात डॉक्टर बैरेट की पत्नी एडिथ स्लीप वॉक करते हुए घर के वाटर पूल के पास जाती है और वो इस पूल में कूदने वाली थी। ऐन वक्त पे फिशर एडिथ को रोकता है और वो उन्हें होश में लाकर उनकी मदद करता है। दूसरी तरफ फ्लोरेंस को विजन्स आती है, जिससे उसे पता चलता है कि एमेरिक बेलास्को का एक बेटा था जिसका नाम डैनियल बेलास्को था और डैनियल की डेड बॉडी इसी घर के सेलर में मौजूद थी। सभी लोग डैनियल की डेड बॉडी को जला देते हैं, लेकिन ऐसा करने से डैनियल की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। फ्लोरेंस डैनियल के स्पिरिट से काफ़ी क्लोज हो चुकी थी और फिशर उसे ऐसा करने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि ये स्पिरिट मे बी डैनियल होने का नाटक कर रही हो। अपनी बात को प्रूव करने के लिए फ्लोरेंस चैपल में रखी एक बुक दिखाती है जिसमें डैनियल के बर्थ की कन्फर्मेशन थी। डैनियल के स्पिरिट के हिसाब से उसे मुक्ति इसीलिए नहीं मिली क्योंकि उसे अपने जीवन में सच्चा प्यार कभी नहीं मिला और अगर किसी तरह से वो एक औरत के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाए तो उसके आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो जैसे जैसे समय बीत रहा था, फ्लोरेंस के शरीर पे कई चोट के निशान आ गए थे और डैनियल बेलास्को के स्पिरिट का कहना था कि ये सब उसके पिता एमेरिक बेलास्को कर रहे हैं। डैनियल खुद को इनोसेंट बता रहा था और फ्लोरेंस कहीं ना कहीं डैनियल की बातों को मान रही थी। फ्लोरेंस इस बारे में बाकी 3 लोगों को बताती है, लेकिन वो सभी अपने काम में बिजी थे। एडिथ थोड़ा मेंटली अनस्टेबल हो गई थी, जहां वो हमेशा शराब पीती रहती थी। एडिथ के पति डॉक्टर बैरेट अपने न्यू मशीन का इंतज़ार कर रहे थे जिसका नाम रिवर्सर था और इस मशीन की मदद से वो प्रूव कर पाते कि भूत वगैरह नहीं होते हैं। फिशर बस बैठकर तमाशा देख रहा था और वो लिटरली कुछ नहीं कर रहा था। तो एक रात बैरेट की पत्नी एडिथ फिशर के कमरे में जाकर उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है। एडिथ अजीब से भारी आवाज़ में बातें कर रही थी और इन सारी घटनाओं को बैरेट देख लेता है, जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। अगर बैरेट भूत वगैरह में भरोसा नहीं रखता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी पत्नी एडिथ उससे सेटिस्फाइड नहीं है, जिस वजह से वो फिशर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहती थी, या फिर वो एक स्पिरिट द्वारा पजेस्ड है। एनीवेज, कहानी में आगे हमें डॉक्टर बैरेट के रिवर्सर के बारे में पता चलता है, जहां ये मशीन हर एक ईविल स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी और डैनियल के स्पिरिट का कहना था कि बैरेट कल ही इस मशीन को चलाकर उसके स्पिरिट को ज़बरदस्ती मुक्ति दिला देगा। इस बात पे फ्लोरेंस को डैनियल पे दया आता है और वो उसे अपने शरीर के अंदर आने देती है। ऐसा करते ही ये स्पिरिट फ्लोरेंस की बुरी तरह से बलात्कार करता है और वो फ्लोरेंस के शरीर को पजेस भी कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्पिरिट ने फ्लोरेंस को बेवकूफ़ बनाकर उसके शरीर पे कब्जा कर लिया था और फ्लोरेंस अब डुअल वॉइस में बोलने लग गई थी। फिशर फौरन ही फ्लोरेंस को घर के बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लोरेंस पजेस स्टेट में उस पर हमला कर रही थी। घर के हॉलवे में फिशर बैरेट को सब कुछ बताता है, लेकिन बैरेट अभी भी इन बातों को बस एक नाटक मान रहे थे। इसके अलावा बैरेट की मशीन तैयार हो गई थी जिसकी मदद से वो सारी ईविल स्पिरिट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देंगे। पजेस्ड फ्लोरेंस बैरेट से इस मशीन के बारे में पूछती है और बैरेट हेजिटेट करते हुए अपनी थियरी बताते हैं। तो दोस्तों, बैरेट के हिसाब से हर एक ह्यूमन बॉडी एक तरह की एनर्जी एमिट करती है जिसे हम ऑरा बोल सकते हैं। एक इंसान का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि ये मैकेनिकल, केमिकल और फिजिकल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, लाइक बैड स्मेल, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को हिलाना इत्यादि। जो भी हम डीमंस या फिर विचेस की बात करते हैं वो एक्चुअली इनविजिबल ऑरा ही होती है। इसीलिए फ्लोरेंस जैसी फिजिकल मीडियम चीज़ों को हिला सकती है, डुअल वॉइस में बोल सकती है, क्योंकि ये सब उनके
ऑरा की वजह से हो रही है। हर एक लिविंग बीइंग एक साइकिक एनर्जी छोड़ता है जो कि एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फील्ड क्रिएट करती है। यह हेल हाउस ऐसी ही रेडिएशन की काइंड ऑफ एक बैटरी है जहां बहुत ज़्यादा एनर्जी है। डॉक्टर बैरेट अपनी मशीन रिवर्सर की मदद से इस सारी एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, जिससे सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगी। एक बार एनर्जी ख़त्म हुई तो वो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वापस आने के लिए एनर्जीज़ को लिविंग रेसिड्यू चाहिए होगी। इन शॉर्ट, साइंटिफिक टर्म्स में डॉक्टर बैरेट एनर्जीज़ को ख़त्म करने वाले थे और स्पिरिचुअल टर्म्स में इविल स्पिरिट्स को ज़बरदस्ती मुक्ति मिलने वाली थी। ये सारी बात सुनते ही फ्लोरेंस दौड़कर रिवर्सर को तोड़ने की कोशिश करती है और फिशर उसे ऐसा करने से रोकता है। इसके परिणाम अनुसार फ्लोरेंस फिशर के सर पे एक क्रोबार से हमला कर देती है और वो बैरेट को मारने की कोशिश भी करती है। फ्लोरेंस एडिथ के साथ भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है और ये सब देखकर बैरेट चिल्लाते हैं, जिससे फ्लोरेंस कुछ देर के लिए अपने होश में आती है। फ्लोरेंस के होश में आते ही बैरेट फ़ौरन ही उसे सिडेट कर देते हैं ताकि वो नींद में ही रहे, और वो फिशर को भी बैंडेज लगाते हैं। इस घटना के ठीक बाद बैरेट ड्यूश को कॉल करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ड्यूश अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका बेटा इन लोगों को एक पैसा भी नहीं देगा। इस बात से गुस्सा होकर बैरेट सोचते हैं कि वो एटलीस्ट यहाँ रहकर अपनी थ्योरी जरूर प्रूव करेंगे। दूसरी तरफ फ्लोरेंस को वापस होश आ गया था और वो फिर से पजेस होने लग गई थी। अपनी पोजीशन को रोकने के लिए वो भागकर चैपल में जाती है, लेकिन यहाँ तो भगवान की तस्वीर की जगह अभद्र तस्वीरें लगी हुई थी। वो खुद की कलाइयों को एक नेल से कट कर लेती है ताकि वो इस पेन और सफरिंग से दूर हो पाए, और ऐसा करते ही फ्लोरेंस मरने लगती है। मरने से ठीक पहले वो अपने सामने एक इंसानी फिगर को आते देखती है और उसे सब कुछ समझ में आ गया था। लेकिन दोस्तों, इट वॉज टू लेट, क्योंकि फ्लोरेंस की वहीं पे मौत हो जाती है। जल्द ही फिशर और बैरेट को फ्लोरेंस की लाश मिलती है और मरने से पहले फ्लोरेंस ने अपने खून से बी अल्फ़ाबेट लिखा था। फिशर फ्लोरेंस की बॉडी को घर के बाहर लाता है और बैरेट रिवर्सर को घर के अंदर छोड़ के ऑन कर देते हैं। कुछ देर तक ये मशीन चलती है और इसके बाद बैरेट फिशर के साथ वापस घर के अंदर जाते हैं। टू देयर सरप्राइज, ये घर सचमुच इन स्पिरिट से एकदम क्लीन हो चुका था और अब यहाँ किसी तरह की नेगेटिव एनर्जीज फील नहीं हो रही थी। फिशर कोशिश करता है कि वो किसी स्पिरिट को फील कर सके, लेकिन इस घर के अंदर अब कोई स्पिरिट बचा ही नहीं था। यानी कि बैरेट की मशीन एकदम सही काम कर रही थी। बैरेट अपनी जीत से बहुत खुश था और फिशर अपनी कार में यहाँ से वापस चला जाता है। कार ड्राइव करते वक्त फिशर सोच रहा था कि अगर बैरेट की साइंटिफिक थ्योरी सच है तो क्या फ्लोरेंस ने सचमुच अपने पॉइंट प्रूव करने के लिए अपनी जान दे दी? क्या सचमुच भूत वगैरह सिर्फ एक एनर्जी होती है जिसे रिवर्सर की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? इन बातों को सोचकर फिशर डिसाइड्स कि वो वापस हेल हाउस में जाएगा और इसीलिए वो अपनी कार आधे रास्ते से मोड़ लेता है। दूसरी तरफ बैरेट इस हेल हाउस में अपनी सक्सेस से काफ़ी खुश थे और वो यहाँ से निकलने के लिए पैकिंग कर रहे थे। तभी अचानक रिवर्सर की सुई अपने आप हिलनी शुरू होती है और धीरे धीरे इस मशीन की रीडिंग 150 के मार्क को भी क्रॉस कर जाती है। नाउ दिस वाज इम्पॉसिबल, क्योंकि डिस्ट्रॉय की गई एनर्जी वापस रीस्टोर नहीं हो सकती थी, लेकिन ये मशीन अलग अलग तरह की रीडिंग शो करने लग गई थी, जैसे टेम्परेचर लो होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना इत्यादि। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति बैरेट को खींचना शुरू करती है और वो उसके शरीर को हवा में इधर उधर फेंकने लगती है। इससे बैरेट के शरीर की कई हड्डियाँ टूट जाती है और ये अनजान शक्ति बैरेट को वाटर पूल में फेंक देती है। पूल के अंदर बैरेट डूब कर मर रहे थे जब उन्हें ऊपर एक इंसानी साया झांकते हुए दिखता है और इस साया को देखकर बैरेट सब कुछ समझ चुके थे, बट इट वॉज टू लेट। बैरेट की भी वहीं पे मौत हो चुकी थी। नाउ घर के अंदर एडिथ अकेली थी और ये अनजान शक्ति बैरेट का रूप लेकर एडिथ के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है। एडिथ वॉज नॉट इन मूड और अचानक ये अनजान शक्ति की फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है और वो एडिथ पे हमला कर देती है। एडिथ भागकर इस घर के पूल के पास पहुंचती है जहां उसके हस्बैंड की लाश फ्लोट कर रही थी और ये देखकर एडिथ यहां से लड़खड़ाते हुए भागने लगती है। भागते हुए एडिथ किसी इंसान के कंधों पे आ गिरती है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि फिशर था। फिशर एडिथ को बचाकर घर के बाहर लाता है एंड देन ही डिसाइड्स कि वो खुद अब इस घर के अंदर जाएगा।
घर के अंदर फिशर को कुछ फील नहीं होता है और वो पूरी तरह से कंफ्यूज था कि आखिर ये सब किसकी आत्मा कर रही है। क्या ये बेलास्को की स्पिरिट है, क्या ये डैनियल की स्पिरिट है, या फिर ये ऐसे ही कोई रैंडम स्पिरिट है। फिशर अपने आप को स्पिरिचुअल मीडियम बनाते हुए ओपन करता है और अचानक उसे महसूस होता है कि कोई इसके हाथों को खींच रहा है। यह स्पिरिट फ्लोरेंस की थी और फ्लोरेंस फिशर को चैपल के अंदर ले जाती है। चैपल के अंदर एक किताब के पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं और फ्लोरेंस इस किताब की एक लाइन पे पॉइंट करती है। यहाँ लिखा था, इफ़ दाई राइट आई ऑफेंड दी प्लक इट आउट, यानी कि अगर तुम्हें तुम्हारी दाहिनी आंख परेशान करती है तो तुम अपनी आंख को ही नोच निकालो। इसके ठीक बाद इस चैपल में लगी एक वॉलपेपर अपने आप ही फटती है और इस वॉलपेपर के पीछे एक प्लास्टर्ड दीवार थी। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति फिशर पर हमला करती है और फिशर को भी अब सब कुछ समझ आ चुका था। फिशर किसी तरह घर के बाहर जाता है, लेकिन उसे पता था कि वो अब मारा जाएगा। वो भी बैरेट की तरह पूल में गिर के डूबने लगता है, लेकिन एक इंसान फिशर को डूबने से बचा लेती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एडिथ थी और एडिथ फिशर को मरने से बचा ली थी। फिशर बोलता है कि उसे अब सारे सवालों का जवाब मिल गया है और मरने से पहले बैरेट और फ्लोरेंस को इस स्पिरिट ने सब कुछ बता दिया था। इस स्पिरिट ने फिशर को भी सब कुछ ये सोचकर बताया कि ही इज़ अबाउट टू डाई, लेकिन फिशर जिंदा बच चुका है। यह स्पिरिट और किसी की नहीं बल्कि बेलास्को की थी और इस पूरे हेल हाउस को बेलास्को ने अकेले बनवाया था। ये सब बेलास्को का बिछाया हुआ जाल था, जहाँ वो लोगों को अपने बेटे की कहानी सुनाकर बेवकूफ़ बनाता है, जबकि रियलिटी में बेलास्को कोई बेटा था ही नहीं। इस हाउस में बेलास्को की स्पिरिट के अलावा कोई और स्पिरिट हॉन्ट नहीं करती थी और बेलास्को ही सबको मार रहा था। बेलास्को ने अपने बेटे की झूठी कहानी सुनाकर फ्लोरेंस को अपने जाल में फंसाया और जब फ्लोरेंस ने उसे अपने अंदर आने के लिए अलाउ किया तो बेलास्को ने फ्लोरेंस को बेरहमी से मार डाला। रिवर्सर को भी बेलास्को ही तोड़ना चाहता था और वो इन सब को आपस में लड़वाना चाहता था ताकि ये लोग एक दूसरे को मारने लगे। पर यहाँ एक सवाल अब भी था कि बेलास्को ऐसा क्यों कर रहा है। एडिथ बोलती है कि उसे घर के अंदर से अपने हस्बैंड की कुछ इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स चाहिए और वो फिशर के साथ वापस घर के अंदर जाती है। फिशर का कहना था कि बैरेट और फ्लोरेंस दोनों की थ्योरी सही है, क्योंकि स्पिरिट्स और घोस्ट सच में होते हैं, लेकिन ये सब एक एनर्जी के फॉर्म में हमारी दुनिया में होते हैं। फिशर जोर जोर से बेलास्को के स्पिरिट को अपने सामने बुलाने लगता है और अचानक एक लंबा इंसान काले लिबास में उसके सामने आता है। फिशर बेलास्को की बेइज्जती करना शुरू करता है और वो उसे बहुत भला बुरा कहता है। वो बेलास्को को नाजायज़, लूज़र और ढेर सारी इंसल्टिंग बातें बोलता है, जिससे बेलास्को की ईगो हर्ट होती है। कुछ ही मिनटों में बेलास्को चिल्लाना शुरू करता है और अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिशर एडिथ को समझाता है कि बेलास्को ये सब सिर्फ खुद को प्रूव करने के लिए कर रहा था। ये दोनों चैपल के एक अंडरग्राउंड रूम में जाते हैं जहां बेलास्को की डेड बॉडी पड़ी थी। इस डेड बॉडी में प्रोस्थेटिक लेग्स थे, जिस वजह से बेलास्को 6 फीट 5 इंच लंबा दिखता था। रियल में वो हमेशा एक लूज़र था और उसकी कद भी बहुत छोटी थी। वो खुद को लंबा दिखाने के लिए अपने ही पैरों को काट लिया और उसने अपने पैरों की जगह प्रोस्थेटिक लेग्स लगा लिए, जिससे वो लंबा दिख सके। बेलास्को इसी रूम में भूखा प्यासा मारा गया क्योंकि वो दुनिया को ये पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो एक बहुत बड़ा लूज़र है। तो जब फिशर ने उसकी सच्चाई जानकर उसे लूज़र बोला, उसकी बेइज्जती करी, तो बेलास्को इस चीज़ को सह नहीं पाया और वो हमारी दुनिया को छोड़कर चला गया। ये सब कुछ बस बेलास्को अपनी ईगो की वजह से कर रहा था। अब यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन ये थी कि अगर इस घर के बाकी स्पिरिट्स बैरेट की मशीन से डिस्ट्रॉय हो गए तो बेलास्को की स्पिरिट कैसे बच गई। इसके लिए फिशर बताता है कि बेलास्को की लाश जिस अंडरग्राउंड कमरे में थी, वो कमरा लीड के मटेरियल से कवर्ड था, जिसके अंदर मशीन की रेडिएशन नहीं पहुंच पाई। यानी कि इतने सालों पहले बेलास्को बैरेट की थ्योरी को समझ चुका था और उसने खुद को बचाने के लिए ही ये कमरा स्पेशली डिज़ाइन किया था। हो सकता है कि मशीन की रेडिएशन थोड़ी सी अंदर आई हो और बेलास्को उससे थोड़ा वीक हुआ हो, लेकिन असल में बेलास्को की कमजोरी उसकी ईगो ही थी। दोस्तों, यहाँ अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी और ये दोनों इस हेल हाउस से बाहर आ जाते हैं। हेल हाउस नोवेल की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
दोस्तों, आप सभी का हॉन्टिंग ट्यूब चैनल की दूसरी पॉडकास्ट में स्वागत है, जहां हम ब्रैम स्टोकर द्वारा लिखी गई ड्रैकुला नोवेल की कहानी पे बातें करेंगे। ड्रैकुला नोवेल को 1897 में लिखा गया था और हॉरर जॉनर में इस बुक को एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। इस नोवेल के थ्रू ही पहली बार ड्रैकुला कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन हुई थी, जो कि आज भी हम सब के बीच काफ़ी पॉपुलर है। आप में से कई लोगों ने ड्रैकुला पे बनी मूवीज़ देख रखी होंगी, लेकिन दोस्तों उनकी कहानी नोवेल से काफ़ी डिफरेंट है। इसीलिए आज मैं आपको ओरिजिनल ड्रैकुला नोवेल की कहानी शॉर्ट में बताऊंगा, विच इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। दोस्तों, ड्रैकुला नोवेल की राइटिंग एपिस्टोलरी फॉर्मेट में है, यानी कि इस नोवेल की पूरी कहानी हमें डायरी एंट्रीज या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जैसी फॉर्मेट में दिखती है और इन एंट्रीज के नैरेटर्स ही इस कहानी के पात्र हैं। तो बात 1890s के दशक की है, जब जॉनथन हार्कर नाम का एक इंग्लिश सॉलिसिटर ट्रांसिल्वेनिया की ओर सफ़र कर रहा था। अब जिन्हें सॉलिसिटर शब्द का अर्थ नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि सॉलिसिटर को हिंदी में वकील कहते हैं और ये लोग टिपिकली प्रॉपर्टी पेपर्स, वेल्थ या फिर विल वगैरह बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। जॉनथन को उसके बॉस पीटर ने ट्रांसिल्वेनिया जाने को कहा था, ताकि जॉनथन वहां काउंट ड्रैकुला नामक इंसान के रियल स्टेट ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सके। अब दोस्तों, ये ट्रांजैक्शंस रिमोटली भी हो सकती थी, लेकिन काउंट इंग्लैंड के कल्चर वगैरह के बारे में भी जानना चाहते थे, जिस वजह से उन्हें ट्रांसिल्वेनिया में एक सॉलिसिटर चाहिए था। तो जब जॉनथन ट्रांसिल्वेनिया के नज़दीकी गांव में पहुंचता है, तो वहां के लोग जॉनथन को देखकर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे। गांव के लोग एकदम परेशान थे कि जॉनथन ड्रैकुला के कासल में क्यों जा रहा है। इनफैक्ट इस गांव की एक बूढ़ी औरत तो जॉनथन के गले में क्रॉस वाली लॉकेट डालती है, ताकि ये लॉकेट जॉनथन को प्रोटेक्ट कर सके। जॉनथन गांव वालों की इन हरकतों को देखकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन फाइनली वो एक तांगे में बैठकर बोर्गो पास की ओर चल पड़ता है, जहां से उसे काउंट ड्रैकुला का आदमी रिसीव करने वाला था। बोर्गो पास तक की दूरी काफ़ी लंबी थी और जैसे जैसे शाम हो रही थी, सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। फाइनली जॉनथन बोर्गो पास पहुंचता है, जहां उसके सामने 4 घोड़े वाला तांगा खड़ा था और इस तांगे को चलाने वाला इंसान काफ़ी लंबा था। वो इंसान जॉनथन को ड्रैकुला की ओर से ग्रीट करता है और यहाँ से जॉनथन ड्रैकुला के तांगे में अपना सफ़र शुरू करता है। ड्रैकुला के कैसल तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि इस रास्ते में कई भेड़ियों की आवाज़ आ रही थी और जैसे जैसे रात बीत रही थी, इन भेड़ियों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद इनके तांगे को कुछ भेड़िए घेर लेते हैं, जिससे चारों घोड़े चिल्लाते हुए आपे से बाहर होने लगते हैं। लेकिन इस तांगे का चालक बहुत ही तेज़ी से भेड़ियों को एक इशारे में दूर भगाता है और वो घोड़ों को भी कंट्रोल कर लेता है। जॉनथन एकदम आश्चर्य में था, क्योंकि इस चालक ने अभी अभी जिस ताकत का प्रदर्शन किया था, वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। जॉनथन के अंदर का डर बढ़ते ही जा रहा था और वो जल्द से जल्द कासल पहुंचना चाहता था। थोड़ी देर बाद ये लोग ड्रैकुला के कासल पहुंचते हैं और तांगे वाला जॉनथन को कैसल के मेन गेट के सामने छोड़कर चला जाता है। कुछ मिनटों बाद इस विशालकाय दरवाजे के अंदर से काउंट ड्रैकुला खुद आता है और वो जॉनथन का अपनी कासल में स्वागत करता है। काउंट ड्रैकुला दिखने में थोड़ा बूढ़ा था और वो एकदम क्लीन शेव्ड था विद ए मुस्टाश। ड्रैकुला की हैंडशेक वगैरह में काफ़ी ताकत थी एंड दिस मेड जॉनथन थिंक कि मे बी टांगे वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद ड्रैकुला ही था। ड्रैकुला जॉनथन को उसका कमरा दिखाता है और जॉनथन कासल में ही डिनर करता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जॉनथन नोटिस करता है कि ड्रैकुला कुछ भी नहीं खा रहा था और पूछने पे ड्रैकुला का कहना था कि उसने पहले ही खाना खा लिया है। कुछ देर बाद जॉनथन सोने चला जाता है और उसकी नींद अगले दिन दोपहर को खुलती है। दिन के वक्त इस कासल में कोई भी नहीं था और ड्रैकुला ने जॉनथन के लिए मील्स वगैरह पहले से ही सजा दिया था। डाइनिंग टेबल के पास एक ड्रैकुला द्वारा लिखी गई लेटर थी, जिसमें ड्रैकुला का कहना था कि वो काम से बाहर गया है, जिसके कारण वो रात तक कासल में वापस आएगा। जॉनथन कासल में इधर उधर घूमता है और यहाँ वो कुछ अजीब चीज़ें नोटिस करता है, जैसे कि कासल का हर एक फर्नीचर काफ़ी रॉयल और महंगा था, लेकिन इस कासल में एक भी जगह पे मिरर नहीं थी, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। खैर, शाम हो जाती है और जॉनथन ड्रैकुला को कैसल में वापस आते देखता है।
ड्रैकुला जोनाथन के साथ अपनी लाइब्रेरी में बातें करता है, जहां वो जोनाथन को अपनी रॉयल ब्लड लाइन के वॉर्स के बारे में बता रहा था। इन कहानियों को सुनाते वक्त ड्रैकुला इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था मानो उसने खुद इन वॉर्स में पार्टिसिपेट किया हो। जोनाथन ड्रैकुला को उसके इंग्लैंड में खरीदी हुई कासल्स की डिटेल्स देता है और इनके बीच के ट्रांजैक्शंस वगैरह कंप्लीट होती है। इस रात भी ड्रैकुला कुछ भी खाने से इनकार करता है और जोनाथन अकेला ही खाना खा के सो जाता है। तो अगली रात जोनाथन वापस जाने की बात ड्रैकुला से करता है, लेकिन दोस्तों ड्रैकुला जोनाथन को यहाँ कुछ और दिन रहने बोलता है। ड्रैकुला जोनाथन से ज़बरदस्ती कुछ लेटर्स घर लिखवाता है, जिसमें वो जोनाथन के घर वापस लौटने की झूठी इन्फॉर्मेशन देता है। जोनाथन को अब ड्रैकुला पे काफ़ी शक हो रहा था, क्योंकि उसकी हरकतें अजीब थी। फॉर एग्जाम्पल दिन के टाइम पे गायब रहना, खाना नहीं खाना, इतना अमीर होने के बावजूद भी घर में किसी नौकर का ना होना इत्यादि। रात को इस कासल में भेड़ियों की आवाज़ आती थी और ड्रैकुला इन भेड़ियों को चिल्ड्रन ऑफ नाइट और उनकी आवाज़ को म्यूज़िक बोलता था। एक बार जोनाथन अपनी छोटी सी पर्सनल मिरर में देखकर शेव कर रहा था, जब उसकी ब्लेड से उसकी चीक्स थोड़े से कट होते हैं। इस कट से खून निकलता है और ठीक उसी वक्त जोनाथन के कमरे में ड्रैकुला आता है। जोनाथन नोटिसेस कि उसके मिरर में ड्रैकुला की परछाई नहीं आ रही थी और ड्रैकुला अजीब तरह से जोनाथन के पास आके उसे ध्यान से शेव करने को कहता है। ड्रैकुला का कहना था कि इस कासल में खून निकलना सही नहीं है और वो जोनाथन के मिरर को भी खिड़की से बाहर फेंक कर तोड़ देता है। ड्रैकुला जोनाथन को कासल के कई एरियाज में जाने से मना करता था और इस कासल की मोस्ट ऑफ द रूम्स लॉक्ड थे। कुछ ही दिनों में जोनाथन इस बात को समझ रहा था कि ड्रैकुला ने उसे अपने कैसल में एक काइंड ऑफ प्रिजनर बना के रखा है। तो एक शाम जोनाथन कासल में इधर उधर घूम रहा था, जब उसे एक खिड़की से ड्रैकुला के कमरे की खिड़की दिखती है। ड्रैकुला अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था और अचानक ड्रैकुला इस खिड़की से बाहर निकलकर कासल के दीवारों पे छिपकली की तरह रेंगने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस दृश्य को देखकर जोनाथन बहुत ज़्यादा डर गया था और वो यहाँ से भागने की सोचता है। अगले दिन जोनाथन इस कासल के कुछ लॉक्ड कमरों को खोलता है, लेकिन कहीं से भी उसे कासल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। थक हार कर जोनाथन एक कमरे में सो जाता है और कुछ घंटों बाद उसकी नींद खुलती है, जब उसके सामने 3 बहुत ही खूबसूरत औरतें खड़ी थी। ये औरतें जोनाथन के करीब आके उसे सड्यूस कर रही थी और जोनाथन भी उनका दीवाना बन रहा था। लेकिन अचानक इनमें से एक औरत अपनी नुकीली दांत से जोनाथन का खून पीने की कोशिश करती है। एन वक्त पे वहाँ काउंट ड्रैकुला आता है, जिसके आते ही ये औरतें जोनाथन से दूर भागती है और ड्रैकुला इन औरतों के लिए एक छोटा बच्चा लेकर आया था, जिसका खून वो सभी पी सकेंगी। ड्रैकुला इन तीनों को सिस्टर्स कह के बुलाता था और ड्रैकुला का कहना था कि जोनाथन उसका है। यहाँ जोनाथन समझ चुका था कि ये 3 औरतें वैम्पायर्स हैं और ड्रैकुला खुद एक वैम्पायर है। इन सारी चीज़ों को देखकर जोनाथन बेहोश हो जाता है और जब अगले दिन सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने कमरे में बंद था। जोनाथन दिन के वक्त वापस से इस कासल को एक्सप्लोर करने लगता है, जहां उसे एक बेसमेंट टाइप की जगह दिखती है। इस बेसमेंट में 50 बॉक्सेस थे, जिनमें ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी भरी हुई थी और इनमें से एक बॉक्स के अंदर जोनाथन ड्रैकुला को लेटा हुआ पाता है। ड्रैकुला की आंखें खुली थी, होठ लाल थे, लेकिन उसके दिल की धड़कन बंद थी। जोनाथन समझ गया था कि दिन के वक्त ड्रैकुला कमज़ोर होता है और इसीलिए वो अपनी ताकत को रीगेन करने के लिए ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी से भरे ताबूत में सो जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि आखिर ड्रैकुला ने 50 ताबूत क्यों बना रखा है। खैर, यहाँ से कहानी इंग्लैंड की ओर जाती है, जहाँ हम रीडर्स को लूसी और मीना नाम की लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। मीना जोनाथन की फियांसे थी और जोनाथन के अब तक वापस ना आने की वजह से वो काफ़ी परेशान थी। उसे जोनाथन के कुछ लेटर्स मिले थे जो कि ड्रैकुला ने जोनाथन से ज़बरदस्ती लिखवाए थे और इन लेटर्स को पढ़कर मीना को ऐसा लग रहा था मानो जोनाथन ट्रांसिल्वेनिया में काफ़ी अच्छे से रह रहा है। मीना की बेस्ट फ्रेंड लूसी थी और ये दोनों व्हाइटबी टाउन में छुट्टी मनाने आए हुए थे। लूसी को शादी के लिए 3 लोगों की प्रपोजल्स आई थी, जिनके नाम थे डॉक्टर जॉन सीवर्ड, क्विंसी मॉरिस और आर्थर होमवुड। लूसी इन तीनों से मिलती है और फाइनली वो आर्थर होमवुड से शादी करने की डिसीजन लेती है। अब हालांकि लूसी ने डॉक्टर सीवर्ड और क्विंसी को रिजेक्ट किया था, लेकिन वो उनसे अपनी दोस्ती बनाए रखती है।
मीनवाइल पेपर में एक न्यूज़ आती है जिसमें एक डिमीटर नामक रशियन शिप के बारे में कुछ खबर छपी थी। इस जहाज़ में 50 बॉक्सेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा था जिनमें ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी थी, और जैसे जैसे यह जहाज़ इंग्लैंड की तरफ बढ़ रही थी इस जहाज़ के सेलर्स गायब होते जा रहे थे। इन सेलर्स का कहना था कि रात के वक्त जहाज़ पे एक अनजान डरावना शख्स घूमता है जो कि लोगों को एक एक करके गायब कर रहा है। कैप्टन अपने लोगों के गायब होने से काफ़ी परेशान था और एक दिन वो खुद इस अनजान शख्स को बॉक्स के अंदर लेटा देखता है। ये अनजान शख्स और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला था, और उसी रात ड्रैकुला शिप के कैप्टन को व्हील से बांध देता है ताकि ये शिप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। सी शोर तक पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने एक बड़े कुत्ते को शिप से कूदकर भागते देखा था जो कि शायद ड्रैकुला का ही एक रूप था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ड्रैकुला ने काउंट डी विले नाम से 50 कासल्स खरीद लिए थे और हर एक कासल में वो एक बॉक्स भिजवाना चाहता था जहां वो दिन में आराम करके अपनी ताकत को रीगेन कर सके। वो इन बॉक्सेस को डिमीटर शिप्स के थ्रू लाया था और अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ इंग्लैंड पहुंच चुका था। जहां तक जोनाथन की बात है तो ड्रैकुला ने उसे अपने सिस्टर्स को दिया था जो रोज उसका थोड़ा खून पी पी कर उसे कमजोर करके अपने ट्रांसिल्वेनिया वाले कासल में रखती थी। अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो लूसी ने डॉक्टर सीवर्ट नामक बंदे की प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, और आगे की कहानी में हम डॉक्टर सीवर्ट के एक पेशेंट रेनफील्ड के बारे में जान पाते हैं जिससे ड्रैकुला काइंड ऑफ साइकिक कनेक्शंस बना रहा था। रेनफील्ड एक पागल टाइप का बंदा था और वो कीड़े मकोड़े को खाता था। रेनफील्ड ड्रैकुला के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पा रहा था और उसी अकॉर्डिंगली वो कुछ मिस्टीरियस और क्लूज से भरी बातें बोलता था। कमिंग बैक टू ट्रांसिल्वेनिया, हम व्यूअर्स अब भी जोनाथन को ड्रैकुला के कासल में ही फंसे देखते हैं जहां 3 सिस्टर्स उस पर काइंड ऑफ फीड कर रही थी। इस कासल में गुजरने वाली हर एक रात जोनाथन के लिए काफ़ी भयावह थी और वो किसी तरह यहाँ से भाग जाना चाहता था। एक बार जोनाथन इस कासल की खिड़कियों से किसी तरह बाहर निकलता है और वो ऊपर से एक नदी में छलांग लगाकर यहाँ से भाग जाता है। फाइनली जोनाथन वॉज फ्री और वो किसी तरह से पास वाले गांव के चर्च में पहुंचता है जहां के लोग उसका ठीक ढंग से ख्याल रखते हैं। जोनाथन इस बार सच्चाई के साथ मीना को लेटर लिखता है ताकि मीना यहाँ आकर उससे मिल सके। वहीं दूसरी तरफ लूसी थोड़ा बीमार होने लगती है जहां वो नींद में काफ़ी चलने लग गई थी। मीना लूसी का अच्छे से ख्याल रख रही थी लेकिन लूसी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही थी जहां उसे डिमेंशिया के एपिसोड्स भी आ रहे थे। यहां हम रीडर समझ पा रहे थे कि ड्रैकुला लूसी को स्टॉक कर रहा था और ड्रैकुला की वजह से ही लूसी की ऐसी हालत हो रही थी। ड्रैकुला की चेकअप वगैरह डॉक्टर सीवर्ड ही कर रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लूसी इतनी बीमार कैसे हो रही है। मीना का कहना था कि उसने लूसी को रात में किसी अजीब से परछाई के साथ देखा है जो कि कभी कभी एक चमगादड़ की तरह भी दिखता है। मीना ने एक और बात गौर की थी कि लूसी के गर्दन पे 2 होल्स थे और इन होल्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने लूसी के गर्दन को बाइट किया है। इन घटनाओं के दौरान मीना को जोनाथन की खत मिलती है और वो फौरन ही जोनाथन से मिलने चली जाती है। मीना के जाते ही लूसी की तबीयत और भी ख़राब होने लगती है जिस वजह से डॉक्टर सीवर्ड अपने ओल्ड टीचर वैन हेल्सिंग की मदद लेते हैं। वैन हेल्सिंग लूसी को देखते ही समझ गए थे कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताते हैं। इंस्टेड वो सभी को बस इतना बोलते हैं कि लूसी के शरीर में खून की कमी हो रखी है। इस कमी को पूरा करने के लिए वैन हेल्सिंग, डॉक्टर सीवर्ड, क्विंसी और आर्थर अपनी खून दे रहे थे ताकि लूसी के शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए। लेकिन दोस्तों हर रात लूसी के शरीर में खून की कमी हो रही थी। वैन हेल्सिंग सजेस्ट्स कि लूसी के कमरे में गार्लिक फ्लावर्स रखी जाए और उसके गर्दन पे भी गार्लिक नेकलेस डाला जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज उसके शरीर से खून कम होता था और गार्लिक नेकलेस हमेशा इधर उधर बिखरी हुई मिलती थी। एक रात लूसी के कमरे में उसकी माँ उसका ख्याल रख रही थी जब एक भेड़िया यहाँ आकर इन पे हमला करता है। इस हमले से लूसी की माँ इतना ज़्यादा डर जाती है कि उनकी वहीं पे शॉक से मौत हो जाती है। डॉक्टर्स को भी अब लूसी के गर्दन की होल्स क्लियरली दिख रही थी और धीरे धीरे लूसी कमज़ोर होकर मारी जाती है। मरने से पहले लूसी आर्थर पे काइंड ऑफ अटैक की थी जहां वैन हेल्सिंग लूसी के कैनाइन टीथ को एबनॉर्मली बड़ा होते देख पाते हैं।
लूसी के मौत के बाद वैन हेल्सिंग एक गोल्डन क्रूसीफिक्स को उसके लाश पे रखते हैं क्योंकि उनको पता था कि लूसी अब एक वैम्पायर बन जाएगी। लेकिन दोस्तों इस गोल्डन क्रूसीफिक्स को एक नौकर लूसी के पास से चुरा लेता है, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। लूसी के मौत के कुछ ही दिन बाद न्यूज़पेपर्स में किसी ब्लूफर लेडी की रिपोर्ट आती है जो कि रात के वक्त बच्चों पे हमला कर रही थी। वैन हेल्सिंग तुरंत समझ जाते हैं कि ये काम वैम्पायर लूसी का है और वो फौरन ही डॉक्टर सीवर्ड, क्विंसी और आर्थर को वैम्पायर लॉर्ड्स के बारे में सब कुछ बताते हैं। अब ऑब्वियसली उन्हें वैम्पायर्स वाली बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं होता है, लेकिन वो लोग इन बातों को सुनकर काफ़ी डर गए थे। वहीं दूसरी तरफ मीना जोनाथन से मिलती है और वो उसके साथ शादी भी कर लेती है। मीना जोनाथन की डायरी पढ़ती है जहां जोनाथन ने ड्रैकुला के कासल में हुई सारी घटनाएं लिखी थी और वो इस डायरी को वैन हेल्सिंग के पास लाती है। इस डायरी को पढ़कर सभी एकदम शॉक में थे और ये लोग डिसाइड करते हैं कि रात के वक्त ये सभी मिलकर लूसी के कब्र को खोलेंगे। कब्र को खोलने पे इन्हें पता चलता है कि लूसी सचमुच में वैम्पायर बन चुकी थी जो कि शहर के छोटे बच्चों का खून पी रही थी। वैन हेल्सिंग लूसी के हार्ट के थ्रू एक स्टेक डालते हैं जिसके बाद वो लूसी के माउथ में गार्लिक भर के उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। ऐसा करने से लूसी की मौत हो जाती है और अब वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को ख़त्म करना चाहते थे। इस मिशन में उनके साथ जोनाथन, मीना, डॉक्टर सीवर्ड, क्विंसी और आर्थर भी खड़े थे। तो यहाँ से ये लोग अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं जहाँ जोनाथन ड्रैकुला के सारे ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी वाले बॉक्सेस का पता लगाना शुरू करता है। मीना कई पुरानी फोकलोर सब बुक पढ़ती है जिनमें ड्रैकुला का जिक्र था और इन किताबों में ड्रैकुला के पोटेंशियल वीकनेसेस के बारे में भी बताया गया था। डॉक्टर सीवर्ड अपने पेशेंट रेनफील्ड पे कड़ी नज़र रखते हैं और उन्हें पता लगता है कि रेनफील्ड को और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला ही इन्फ्लुएंस कर रहा था। इन्हें रेनफील्ड से कई क्लूज मिलती है जिनकी मदद से ये लोग ड्रैकुला के आगे की मूवमेंट्स को ठीक ढंग से एंटिसिपेट कर पा रहे थे। धीरे धीरे इन्हें ड्रैकुला द्वारा खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलने लगता है और ये लोग वहाँ जाकर उसके बॉक्सेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ड्रैकुला के बॉक्सेस को डीकॉन्टामिनेट करने के लिए ये लोग एक रिचुअल को फॉलो कर रहे थे जिसमें वैन हेल्सिंग इन बॉक्सेस को ओपन करके इनमें सील वेफर्स ऑफ सैक्रामेंटल ब्रेड डाल रहे थे। ऐसा करने से बॉक्स काइंड ऑफ प्यूरिफाई होती थी, जिसके पश्चात ड्रैकुला इस बॉक्स का इस्तेमाल अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए नहीं कर सकता था। कई बॉक्सेस को डीकॉन्टामिनेट करते वक्त इन पर ड्रैकुला अटैक भी करता है, लेकिन ये लोग एक साथ मिलकर उसका सामना करते हुए अपना काम कर रहे थे। इन्हें अंधेरे में अक्सर कई चूहे और ड्रैकुला की फेस दिखती थी, विच वॉज वेरी स्केरी। इन घटनाओं के दौरान रेनफील्ड इन्हें सचेत करता है कि ड्रैकुला शायद मीना पे अटैक करने वाला है और इसके ठीक बाद कुछ ऐसा ही होता है। इस अटैक से वैन हेल्सिंग और उनकी ग्रुप बच जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ ड्रैकुला समझ गया था कि रेनफील्ड इन लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है, इसीलिए वो एक रात रेनफील्ड को जान से मार डालता है। रेनफील्ड को मारने के बाद ड्रैकुला फिर से मीना पे अटैक करता है जहाँ वो मीना को अपना खून पिला देता है। ड्रैकुला के ऐसा करते ही मीना भी एक वैम्पायर में तब्दील होने लग गई थी और ऐन वक्त पे वैन हेल्सिंग वहां आकर ड्रैकुला को एक क्रॉस की मदद से भगा पाते हैं। वैन हेल्सिंग मीना को प्रेयर्स वगैरह के थ्रू ब्लेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि मीना के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मीना फिलहाल एक ट्रांस स्टेट में थी जहां उसका दिमाग ड्रैकुला से काइंड ऑफ कनेक्टेड था और वैन हेल्सिंग हर दिन मीना को 2 बार हिप्नोटाइज करके ड्रैकुला की लोकेशंस वगैरह पूछते थे। लेकिन दोस्तों ये कनेक्शन डबल साइडेड थी, क्योंकि अगर ये ग्रुप मीना के सामने कुछ भी प्लान करती थी तो ड्रैकुला उन प्लान्स को मीना के थ्रू जान जाता था। इसीलिए वैन हेल्सिंग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मीना का इस्तेमाल सिर्फ ड्रैकुला को लोकेट करने के लिए करेंगे और कोई भी इनके प्लान्स मीना के सामने डिस्कस नहीं करी जाएगी। धीरे धीरे ये लोग ड्रैकुला के 49 बॉक्सेस को ख़त्म कर चुके थे और इससे पहले ये लोग लास्ट बॉक्स को ख़त्म कर पाते ड्रैकुला लंदन छोड़कर वापस ट्रांसिल्वेनिया भागने लगता है। वैन हेल्सिंग अपनी टीम को 2 ग्रुप में बांटते हैं ताकि ये लोग ड्रैकुला को बीच में ट्रैक करके मार सके। पहली ग्रुप में वैन हेल्सिंग खुद मीना के साथ थे जहां वो ड्रैकुला के कासल की तरफ जाते हैं और दूसरी ग्रुप में जोनाथन के साथ बाकी लोग थे जो कि ड्रैकुला के उस बोट को लोकेट कर रहे थे जिस पे ट्रैवल करके ड्रैकुला अपने कासल वापस भाग रहा था। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के कासल पहुंचते हैं जहां उन पे 3 सिस्टर्स हमला करती है। वैन हेल्सिंग इन सिस्टर्स से एक फायरी सर्कल बना के बचते हैं और सुबह होते ही वो तीनों सिस्टर्स के सर को धड़ से अलग कर देते हैं।
दूसरी तरफ जोनाथन, डॉक्टर सीवर्ड और क्विंसी को पता चल गया था कि ड्रैकुला की लास्ट बॉक्स को जिप्सीज अपने साथ उसके कासल ले जा रहे हैं और ये लोग जिप्सीज से अपने रास्ते में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जिप्सीज जल्दी से जल्दी ड्रैकुला को उसके कासल तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जोनाथन की ग्रुप उन्हें घेर के बॉक्स को खोल देती है। बॉक्स के अंदर ड्रैकुला था और जोनाथन फौरन ही अपनी कुकड़ी नाइफ से ड्रैकुला का सर काट देता है। क्विंसी भी अपनी बोवी नाइफ से ड्रैकुला के सीने में स्टैब करता है, जिससे ड्रैकुला मर के धूल में तब्दील हो जाता है। ड्रैकुला के मरते ही मीना भी उसके चंगुल से बाहर आ गई थी एंड एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल। लेकिन दोस्तों, इस लड़ाई में क्विंसी बुरी तरह से चोटिल हो गया था, जिससे उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। ये लोग क्विंसी के शरीर को वहीं दफना कर वापस अपने घर आते हैं। नोवेल के लास्ट चैप्टर में वैन हेल्सिंग, जोनाथन, मीना और डॉक्टर सीवर्ड 7 साल बाद वापस ट्रांसिल्वेनिया आते हैं ताकि वो लोग क्विंसी को याद करके रेस्पेक्ट दे सके। जोनाथन और मीना को एक बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने अपने दोस्तों के नाम पे ही रखा था, बट हिज मेन नेम वॉज क्विंसी। नोवेल यहीं पे समाप्त हो जाती है।